हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे एनसीईआरटी की रीडिंग। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक रीड कर लिया था? ये मॉलिक्यूलरिटी तक हमने सब रीड कर दिया था। आज की क्लास में हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रीड करना है। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। You have already noted that the concentration depends on the rate called differential rate equation। हमें पता है कि जो concentration है किसका, reactant का, उसको हम क्या बोलते हैं? differential rate equation बोलते हैं। And it is not always convenient to determine its instantaneous rate। और ये हर बार कन्वीनियंट नहीं होता है कि हम उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालें, क्योंकि हर बार हम ग्राफ बनाएंगे, फिर हम स्लोप बनाएंगे और वहाँ से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए या फिर हमें ईजीएस्ट वे के लिए एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हम बस वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो as it measured by determinations of slope of the tangent at point T and concentration versus time plot, this makes it difficult to determine the rate law and hence the order of the reaction। जो ग्राफ वाला था, ग्राफ प्लॉट करना है, फिर स्लोप बनाना है, फिर वहाँ से इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमने उसको ईजी करने के लिए क्या कर दिया है? इंटीग्रेट कर दिया है। In order to avoid this difficulty, we can integrate the differential rate equation। हम क्या करेंगे? जो differential rate equation है हमारे पास, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे to give a relation between directly measured experimental data, concentration at a different time and rate constant। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? The integrated rate equation are different from the reaction of different reaction order। We shall determine these equation only for the zero and first order chemical reaction। हम किसके लिए डिटरमाइन करेंगे? जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए इसको डिटरमाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने काफ़ी बार ये डिस्कस किया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। Zero order reaction means that the rate of the reaction is proportional to the zero power of the concentration। और किसी की पावर, अगर किसी की कंसंट्रेशन की पावर जीरो हो जाती है मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो, रिएक्टेंट से बना है प्रोडक्ट, हमें पता है रेट निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। इसको हम माइनस डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। और रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन। अब ये जीरो ऑर्डर है तो इसकी पावर हो जाएगी जीरो, और ए की पावर जीरो का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहां से रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा। क्लियर है? एट एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर जीरो इज यूनिटी। किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो क्या हो जाता है? यूनिटी हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1। ऊपर हमने के लिखा था तो क्या हो जाएगा? ये जो dt है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये हो जाएगा dr इज इक्वल टू माइनस के dt। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला माइनस भी उठ के इधर आ जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जब हम dr को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? और जब हम माइनस के dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमें लिमिट भी लगानी है। तो क्या है लिमिट? जब टाइम जीरो होता है, जब टाइम जीरो होता है तो कंसंट्रेशन क्या होता है? ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब टाइम टी होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा ए। क्लियर? द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू आर नॉट। देखो यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट किया है, मैंने यहाँ से ए से लिखा है। तो आप सिर्फ वैल्यू ही तो यहाँ पे चेंज हुई है, सिर्फ हमने अल्फाबेट्स चेंज किए, बाकी मीनिंग दोनों का ही सेम है। When R naught is in initial concentration of the reactant, जब initial concentration होगा तो यहाँ पे R naught या फिर A naught लिख लो, और जब final concentration होगा तो हम इसको R या फिर A से represent करते हैं। तो यहाँ पे पूरी हमने क्या किया है? देखो, यहाँ से था हमारा dA इज इक्वल टू माइनस के dt। अब dA को इंटीग्रेट करेंगे तो A आएगा। लिमिट क्या थी हमारी? और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, के एज इट इज है, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, 0 टू t। जब कंसंट्रेशन यहाँ पे टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन कितनी है? a नॉट है, और टाइम t पे कंसंट्रेशन a हो जाएगा।
अपर माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये हो जाएगा a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। a माइनस ए नॉट कर लो या फिर r माइनस आर नॉट कर लो, बात बराबर ही है। a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। जिस तरीके से भी आपको करना है आप कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे ये दिया गया है। अब क्या करोगे आप, अगर आप इस ए नॉट को या फिर आर नॉट को आर नॉट की टर्म्स में लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब आप क्या करोगे, इस आर नॉट को वहां पे लेके चले जाओगे, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ओके, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, यही लिखा है, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अब हम जो हमने फॉर्मूला निकाला है उसको क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इफ we plot r against t we get a straight line। अगर हम r और t को क्या करेंगे, उनका ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, विथ स्लोप के नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू आर नॉट। फर्दर सिंप्लीफाई इक्वेशन वी गॉट द रेट कांस्टेंट। और उसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें रेट कांस्टेंट भी आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। क्या था हमारे पास, r इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस के टी प्लस आर नॉट। हमें क्या निकालना है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, k चाहिए हमको, हम सारी चीज़ों को वापस इधर लेके चले जाएंगे। r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। अब माइनस जैसे ही इधर जाएगा तो पूरे में माइनस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि हम के निकाल रहे हैं। तो यहाँ से बाकी सारी चीज़ें हम हटा दें, यहाँ पे सिर्फ के आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू के। इसको हम क्या करेंगे, माइनस वाले को बीच में लेकर आएंगे, इसको साइड में लेकर आ जाते हैं। तो आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के, यही है आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा, और जब हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से हमारा माइनस स्लोप आ रहा है। ठीक है, माइनस स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रिटार्डेशन। तो ये उसका ग्राफ है। Zero order reactions are relatively uncommon but they occur under the special condition। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो थोड़ा अनकॉमन है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अगर कुछ कैटलिस्ट हो या फिर लाइट की इंटेंसिटी हो, तब वहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। Some enzymes catalyzed reactions and reactions which occur on metal surface as a few examples of zero order reactions। ये क्या है, कुछ few examples है zero order reaction के। The decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a zero order reaction। यानी कि H2 plus N2 will give NH3। ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्टेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। यही तो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ भी है, ये डिकम्पोजिशन कराया, यहाँ पे डिकम्पोज करा दिया अमोनिया का। अमोनिया क्या है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरीके से हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अमोनिया, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम मेटल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे जो प्लेटिनम मेटल है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। पूरा जो रिएक्शन है वो कैटलिस्ट पे ही डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। एज हाई प्रेशर द मेटल गेट saturated with the gas molecules, so a further changes in the reaction condition is unable to alter the amount of ammonia on the surface of the catalyst, making rate of the reaction independent of its concentration। यहाँ पे क्या है, अमोनिया का जो भी यहाँ पे हम लेंगे, कोई भी अमाउंट लेंगे तो वो क्या होगा,
इंडिपेंडेंट होगा, उसको लेने की जरूरत भी नहीं है हमको, क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं हो रहा है। सिर्फ कंसीडर क्या हो रहा है यहाँ पे, कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, जब हम HI का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो HI किस में ब्रेक हो जाएगा, H2 प्लस यहाँ पे I2 में, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्शन है ये। ऑन गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर 0 है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। तो in this class the rate of reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant R, यानी कि यहाँ पे reactant से बन रहा है प्रोडक्ट, तो rate is equal to K A की पावर 1। और दूसरा रेट कैसे निकालेंगे हम, माइनस dR/dt, और अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से माइनस माइनस dR/dt करेक्ट है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ का जो dt था इसको हमने इधर लेके चलेगा और यहाँ वाला जो a था उसको नीचे लेके आ गए। देखो ये dR/dt इज इक्वल टू KR, ठीक है, यहाँ वाला माइनस इधर चला गया और dt भी इधर चला गया और ये r जो है वो इधर आ गया। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड दिस इक्वेशन एज वी गेट, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे भी लिमिटेशन लेकर आएंगे जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था। क्या है, जब टाइम 0 होगा तो जो r है वो r0 हो जाएगा, और जब टाइम t होगा तो जो r है वो r के बराबर हो जाएगा। तो इन r यहाँ पे क्या, सॉरी, log r इज इक्वल टू माइनस KT प्लस I। Again, I is the constant of integration and its value can be determined easily. When t, जब टाइम 0 होगा तो r r0 है, ठीक है, and where r0 is the initial concentration and r is the final concentration। तो क्या होगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। कैसे फॉर्मूला बनेगा ये वो देखते हैं। हमने लिखा था, ये था dR/r इज इक्वल टू माइनस KDT, दोनों को इंटीग्रेट कर रहे थे हम, ठीक है। जब हमने यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन के बाद, log r की पावर यहाँ पे आ जाएगा हमारा a और यहाँ पे आएगा a0 इज इक्वल टू माइनस KT। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा log a0 माइनस log a इज इक्वल टू माइनस का KT, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, KT को इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा log a0 माइनस KT इज इक्वल टू log a या फिर log r, यहाँ पे r ले लो, यहाँ पे भी r कर लो। आप r चाहे a किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा जो फाइनली फॉर्मूला बन के आएगा वो ये आएगा। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k निकाला था तो इस तरीके से हम इसमें भी k निकाल सकते हैं। तो रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को तो k क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा ये, और यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल करते टाइम। k इज इक्वल टू 1/t ln, ठीक है। ln क्या है यहाँ पे, नेचुरल लॉग r0 अपॉन r, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर। एट टाइम t1 फ्रॉम अ इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे जो नेचुरल लॉग था, ठीक है, log r1 इज इक्वल टू KT प्लस log r0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, वेयर r1 एंड r2 आर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ से इक्वेशन बनाई है जब हमारे पास दो टाइम दिए होंगे तो
तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3.11 ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस KT1 और माइनस KT2, यानी कि 2 टाइम पे है यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो, हमें पता है कि log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला होता है, log a अपॉन b। तो इस तरीके से ही हमको गिवन था, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। के दोनों में से कॉमन लेंगे तो T2 माइनस T1 आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस। ओके, तो यहाँ से भी हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे भी नॉर्मल वाले में से, बस यहाँ पे क्या किया हमने, T1 और T2 दोनों लिया है, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। ऊपर वाले में सिर्फ यहाँ पे T था, यहाँ पे क्या है, T2 माइनस T1। इक्वेशन 3.9 कैन बी रिटन एज, ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो T था अब ये यहाँ जाएगा अगर, तो ये 1/t हो जाएगा, और जैसे ही ये माइनस साइन इधर जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके, यहाँ पे क्या है, ln r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू माइनस KT है इतना। अब हम क्या करेंगे, इस ln को, इस log को इधर की साइड लेके चले जाएंगे, तो log किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू, एंटी लॉग के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, e रिप्रेजेंट करेंगे, e माइनस KT। अब ये इधर डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू r नॉट e की पावर माइनस KT। इसको हम एक्सपोनेंशियल पावर भी कहते हैं, ठीक है। जब एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन आएगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। Comparing equations with y is equal to mx plus c if we plot r against the t। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं r और t के बीच में। We get a straight line with the slope minus k and intercept equal to r नॉट। तो यहाँ पे हमें स्लोप क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा, और इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, r नॉट मिलेगा। The first order rate equation can also be written as, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या है, अभी हम नेचुरल लॉग ले रहे थे, अब हम नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2.303 की मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला था उसी को लेके चलते हैं। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या था, ये है फॉर्मूला, यहां पे है, अभी लॉग बेस ई है, तो लॉग बेस ई log base e r is equal to minus kt plus log r नॉट। अब हम इसको बेस 10 करने के लिए क्या करेंगे, 2.303 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 log बेस e r बेस 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन माइनस इक्वल टू माइनस KT प्लस 2.303 लॉग बेस 10 R नॉट। इतना करने के बाद हम पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। अब जब हम इसको 3.3 से डिवाइड करेंगे, 2.303 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, लॉग 10 R इज इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस 2.303 प्लस लॉग R नॉट। क्लियर है, लॉग R नॉट आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, इतना करने के बाद ये जो लॉग R नॉट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग R माइनस लॉग
आर नॉट इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। अब सोचो यहाँ पे के टी नेगेटिव का है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे ना रख के उसको हम लेफ्ट हैंड साइड अगर भेज देते हैं तो इस पूरे इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा लॉग आर नॉट की कंसंट्रेशन माइनस लॉग आर की कंसंट्रेशन। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारा लॉग आर नॉट अपॉन आर की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ये बन गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इतना बनने के बाद हम के को इधर रख देंगे क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट निकालना, बाकी सारी चीज़ों को हम उधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से जो हमें फाइनली फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन आर की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के। ये फॉर्मूला हमें मिलेगा लॉग बेस 10 के केस में। क्लियर है इतना? पूरे को रीअरेंज करके कुछ यही आया था हमारा भी, लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 303। अब इसको जब हम इधर लेके चले जाएंगे तो ऊपर 2.303, नीचे टी आ जाएगा, लॉग आर नॉट अपॉन आर। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग आर नॉट बाय आर वर्सेस टी, द स्लोप क्या आएगा, के अपॉन 2.303। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अब इसमें एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल देखा था वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी एग्जाम्पल है। C2H4 प्लस H2 विल गिव C2H6। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, सिर्फ C2H4, हम यहाँ पे H2 को कंसिडर नहीं करेंगे। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी रेडियो एक्टिव है वो क्या है, रेडियो एक्टिव डिके, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके यहाँ पे ग्राफ है हमारा किस किस के बीच में, लॉग आर वर्सेस टाइम के बीच में, यानी कि इनिशियल यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है। स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस का क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। सेम सेकंड क्या है, लॉग आर नॉट बाय आर वर्सेस टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप के डिवाइडेड बाय 2.303, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज होगा। ये एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव का, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सिर्फ जो रिएक्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2 आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसिडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। अभी जो हमने किया था वो या तो सॉलिड के लिए होगा या तो लिक्विड के लिए होगा। अब हम जो करने वाले हैं वो गैसियस के लिए करने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिया है हमने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट भी गैस फेज में है और प्रोडक्ट भी गैस फेज में है। लेट Pi बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड Pt इज द टोटल प्रेशर एट टाइम t। जैसे हम वहाँ पे लेते थे R नॉट R, वैसे ही यहाँ पे हम Pi इनिशियल के लिए लेंगे और Pt हमारा फाइनल प्रेशर रहेगा एट टाइम t। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू Pa प्लस Pb प्लस Pc। जरूर नहीं है कि 3 गैसेज हो, जैसे यहाँ पे 2 दे रखा तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। A गिव्स B प्लस C, तो इनिशियल तो हमारा यहाँ पे Pi रहा होगा, फिर कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनता है स्टार्टिंग में तो 0 0। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ रिएक्टेंट खर्च हो जाएगा तो Pi माइनस एक्स, और ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। यहाँ से हम बनाएंगे इक्वेशन।
ये वही इक्वेशन लिखी हुई है जो अभी लिखी थी, ठीक है। ए गिव्स बी प्लस सी। सबसे पहले इनिशियल था हमारा एटीएम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम ये गैसियस फेज में लेके चल रहे हैं, और इनिशियली जीरो बनेगा बी और सी भी जीरो बनेगा, बट आफ्टर सम टाइम कुछ ना कुछ रिएक्टेंट खर्च होगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ही प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो एक्स रिएक्टेंट खर्च हुआ है तो पी इनिशियल माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स एक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। अब पी टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे। सो तो पी टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पे पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी आई प्लस एक्स, और जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो ये हो जाएगा पी टी माइनस पी आई। ओके, अब हम निकालेंगे प्रेशर एट ए, तो क्या हो जाएगा पी आई माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, एक्स की वैल्यू क्या है पी टी माइनस पी आई। तो जहां एक्स पुट किया है वहां पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो ये है पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आई। तो यहाँ से पी ए आ जाएगा टू पी आई माइनस पी टी। ये क्या है रिमेनिंग प्रेशर। इनिशियल प्रेशर क्या था पी आई, और फाइनल प्रेशर या फिर हम बोलेंगे रिमेनिंग प्रेशर कितना है टू पी आई माइनस पी टी। सेम जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था उसी को हम दोबारा से लिखेंगे, बट नीचे जो हम फाइनल प्रेशर या फिर रिमेनिंग प्रेशर लिखते थे उसकी जगह बस हम ये लिख देंगे। यहां पे 2.303 K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल इन गैसियस फेज। अब हम निकालेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अभी हमने इसे फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हाफ लाइफ निकालेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है, जहां पे रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। The half-life of a reaction is the time in which the concentration of a reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration and it is represented as T half. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा टाइम जीरो था तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था ए नॉट था। जैसे ही हमारा टाइम हाफ हो जाएगा तो जो हमारा कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा ए नॉट बाय 2 हो जाएगा। ओके, अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो K इज इक्वल टू, देखो आर नॉट यानी कि A की जगह तो A ही रहेगा और R की जगह क्या आ जाएगा आर नॉट बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 अपॉन टी। अब एक काम करना, T को इधर लेके चले जाते हैं, K को इधर लेके चले जाते हैं, तो T हाफ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आर नॉट, यहाँ पे आ जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाई 2K। तो यह है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। क्लियर, यही सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है। It is clear that T half for the zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant and inversely proportional to the rate constant. यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये देख रहे हैं कि जो T हाफ है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल यहाँ पे जो रेट दे रखा है कंसंट्रेशन है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो ये फॉर्मूला है, सेम हम यही करेंगे। जब टाइम जीरो था, आर के फॉर्मूले के चल रहे हैं, तो आर हमारा हो जाएगा आर नॉट, लेकिन जैसे ही टाइम हाफ होगा आर हमारा हो जाएगा आर नॉट बाय 2। अब पुट कर देंगे हम इस फॉर्मूले में
K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। एक काम करते हैं, T को इधर लेके चले जाते हैं, K को इधर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे K आएगा और यहाँ पे T कर देते हैं। तो log यहाँ आएगा log ओके आर नॉट की जगह यहाँ पे क्या है, आर नॉट ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की जगह आर नॉट बाई टू। आर नॉट बाई टू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यहाँ से आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, T half is equal to 2.303 into 0.30 अपॉन K, तो T half आ जाएगा 0.693 अपॉन K। ये है हमारा T half। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने हाफ लाइफ निकाली है, तो वो आएगा 0.693 अपॉन K, और जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा R नॉट बाय 2K। It can be seen that from the first order reaction half life period is constant. It is independent of the initial concentration of the reacting species. The half life of the first order equation is readily calculated from the rate constant and the vice versa. For zero order reaction, T half is directly proportional to R naught. For the first order reaction, T half is independent of R naught. वहाँ पे कोई भी आर नॉट नहीं होता, तो टी हाफ इंडिपेंडेंट है आर नॉट में, और वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नॉट के। The order of a reaction is sometimes altered by the condition. These are maybe reactions with obey first order rate law, although they are higher order reaction. Okay, कुछ ऐसे reactions होते हैं जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगते हैं, बट मे बी वो फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा होते हैं। Consider the hydrolysis of the ethyl acetate, which is a chemical reaction between ethyl acetate and the water. In reality, it is a second order reaction, and concentration of both ethyl acetate and the water affect the rate of the reaction. यहाँ पे हमें एक क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि एसिटेट और वाटर का एक रिएक्शन है जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रियलिटी में, इन रियलिटी इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट वाटर इज टेकन एज अ लार्ज एक्सेस फॉर हाइड्रोलिसिस, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इज नॉट ऑल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो होना ये क्या चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए था, बट क्योंकि वाटर यहाँ पे एक्सेस में होता है हम उसको कंसिडर नहीं करते, और ये फिर क्या हो जाएगा, वन ऑर्डर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करने लग जाएगा। Thus the rate of the reaction is affected by the concentration of ethyl acetate only. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे अफेक्ट करेगा, इथाइल एसिटेट पे। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसिटेट विद 10 मोल ऑफ वाटर, तो 0.01 के कंपैरिजन में 10 मोल बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सेस में है तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। The amount of reactant and the product at the beginning T is equal to 0 and the completion T, the reactions is given as under. तो यहाँ पे क्या है, इथाइल एसिटेट प्लस वाटर विल गिव CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और यहाँ पे बन रहा है इथेनॉल। तो यहाँ पे सारा ये कंसंट्रेशन दे रखा है। The concentration of water does not get altered much during the course of the reaction, so the reaction behave as a first order reaction. Such reactions are called pseudo first order reaction. देखने में हमें ये
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लग रहा था, बट हमने इसको क्या माना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें भी वाटर एक्सिस में होगा तो वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। ओके तो यहाँ पे अभी तक हमने यहीं तक पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि थ्योरी क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। इवन अभी तक हमने थ्योरी क्लास में सूडो रिएक्शन के बारे में भी नहीं पढ़ा है। ओके और रीडिंग तो होगी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में जब हम ट्यूटोरियल में बाकी का करेंगे तो इसको भी फिर एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे। क्लियर है? आज की क्लास के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।